हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकेला चैप्टर 10 मार्क्स में आता है। कैलकुलस हमने कंप्लीट कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कैलकुलस पर एक वीडियो बनानी थी, मैंने बना दी है वीडियो। उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस करवाया है प्रोबेबिलिटी का, सॉरी कैलकुलस का 15 मार्क्स का, कि किस तरीके से कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो पहले आप वो देख लो अच्छे से, फिर आप कैलकुलस की प्रिपरेशन करना बोर्ड के लिए या प्री बोर्ड के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर, अब प्रोबेबिलिटी इतना बड़ा टॉपिक था अपने आप में, सॉरी कैलकुलस, वो 15 मार्क्स का आता है। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी एक अपने आप में पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का अकेला चैप्टर आता है। तो आप समझ लो कि प्रोबेबिलिटी हमें करना है जोरदार तरीके से। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का, क्योंकि ये पूरा अकेला चैप्टर ही 10 मार्क्स में आता है। हाँ, इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट 2-5 टॉपिक्स हैं टोटल, समझ लो ऐसे। उसमें से 3 टॉपिक्स तो बहुत ही इजी हैं, 2 टॉपिक्स थोड़े से न्यू हैं। और पता है क्यों है न्यू? देखो, अप्लाइड वाले बच्चों के लिए कितनी अच्छी बात है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कोर मैथमेटिक्स में भी नहीं हैं, ठीक है। हम आगे उनकी डिटेल में बात करेंगे। तो आप एडवांस ही पढ़ रहे हो, ये मत समझो अपने आप को किसी से कम मत समझो। अप्लाइड वाले बस बच्चे जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो कोई भी नहीं पढ़ रहा। कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं। आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो समझो कि आपको ये चीज एडवांटेज मिल रही है इस चीज की। तो हम 9.1 एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे इस चैप्टर का। प्रोबेबिलिटी आप सब पढ़ते हुए आए हो, बचपन से ही हम पढ़ते हुए आते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऐसा इकलौता चैप्टर है जो कि 12th तक तो मिलता ही मिलता है, आगे ग्रेजुएशन में भी मिलता है, ठीक है ना। सीयूईटी में भी मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना हमें, इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। और मैं बताऊं, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। बस बेसिक प्रोबेबिलिटी जो आपने 11 तक 10 तक पढ़ी है उससे काम चल जाएगा। हाँ, 11th में जो थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में 12th वाले बच्चे कोर मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं ना, उनके टॉपिक्स आप 11th में ही पढ़ चुके होते हो, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज है। तो उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो यूज होता है ना, जो आप 11th में पढ़ते हो, वो थोड़ा सा इसमें यूज होगा। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा 11th में, देखो अब तो जो 11th तो हो गई ना, उसको भूल जाओ। 12th में बात करते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हम उसको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना आपको ही है, क्योंकि मैं पूरा 11th का तो रिवाइज आपको नहीं करवा सकता, ठीक है ना। आप ये वाली बात समझते हो, बट जितनी जरूरत है उतना करवा देंगे, टेंशन मत लो। ये ओसवाल बुक की अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इसका फ्रंट पेज है। फॉर 2024 एग्जाम के लिए ये बुक प्रिंट की गई है। इसमें आपको सारे सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स, जो सैंपल पेपर सीबीएसई का लेटेस्ट आया वो, पुराना सैंपल पेपर, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन, चलो ये तो मिल जाएगा, ठीक है ना। एक इस बुक की क्या खासियत है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो कि नहीं मिल पाते हैं इजीली, वो आपको इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं। और मैं आपको बोल चुका हूं पहले भी कि मैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वो चीज, ठीक है ना। लेटेस्ट सैंपल पेपर है यहाँ पर सीबीएसई का जो आया है, वो आपको फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा इस बुक में, ठीक है जी। और आपको और भी पिछले साल के सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर, देखो ये रहा, आप देख सकते हो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 में जो इशू किया था बोर्ड ने 31 मार्च 2023 में। यहां पर हमने बस ये आपको बताना था। जिसको भी बुक चाहिए है नीचे डिस्क्रिप्शन पे ले लेना। अगर आपको और देखना है इस बुक के बारे में तो टेलीग्राम पे मैं आपसे ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यहां पर मैंने लिख दिया है जो चीजें हमें पढ़नी है। बस ये जो थ्योरी लिखी है ना, सिर्फ इतनी ही पढ़नी है पहली एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, इतनी ही पढ़नी है बस। अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल लेके कि होता क्या है ये, फिर डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पर, उसके बाद खत्म। तो प्रोबेबिलिटी
आ जाओ, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, हमारे साथ जुड़ जाओ। अब लगातार वीडियो मिलेंगी आपको प्रोबेबिलिटी की, और फटाफट से प्रोबेबिलिटी भी खत्म करेंगे, क्योंकि कैलकुलस में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट अब आगे आने वाले चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि सर प्री बोर्ड आने वाले हैं, सिलेबस करवा दो फटाफट, चिंता मत करो। प्री बोर्ड सारे बच्चों के दिसंबर फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होते हैं या नवंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होते हैं, तो हमारा सिलेबस भी तब तक खत्म हो जाएगा। आपका क्या काम है, जो चैप्टर्स अब तक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस तो हमने डाल दिया है ना, करवा दिया है, आप उनको प्रैक्टिस करते रहो। ये जैसे जैसे डलता रहेगा आप वैसे वैसे पढ़ते रहना, ठीक है ना। बट आपका सिलेबस टाइम से पहले हो जाएगा, प्री बोर्ड से भी पहले हो जाएगा, और बोर्ड तक तो हम बहुत कुछ कर लेंगे फिर, ठीक है जी। चलो, तो रैंडम वेरिएबल आता है पहला टॉपिक इसमें, कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, मैं अभी डिटेल में समझा दूंगा कि ये क्या होता है। अ वेरिएबल विच डिनोट्स ऑल द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ रैंडम वेरिएबल। मतलब रैंडम वेरिएबल जो नाम पड़ा है ना, वो किसी मैथमेटिशियन ने उसका नाम ऐसे डाला है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है बस, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स, कैपिटल एक्स से। ये एक वेरिएबल है, ठीक है ना। रैंडम क्यों कह दिया, कि अगर मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रैंडमली, तो इस वजह से इसका नाम रैंडम वेरिएबल पड़ गया। तो अ वेरिएबल विच डिनोट्स ऑल द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हुए उनको डिनोट करता है, उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, और ये क्या है ये भी समझाऊंगा, सिर्फ रैंडम वेरिएबल वर्ड का मतलब समझ लो पहले। समझ लिया। अब एक छोटा सा लेंगे एग्जाम्पल, क्लियर नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझो अब ध्यान से कि मैं एग्जाम्पल क्या समझा रहा हूं। मैंने ये बोला कि 2 कॉइन को मैंने टॉस किया। 2 कॉइन को अगर टॉस करते हैं, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है, इतनी आपको आनी चाहिए। तो जो सैंपल स्पेस बना, वो सैंपल स्पेस क्या बना, कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यही बनेगा कि अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया है, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, एक ही बात होती है। तो ये मेरे सैंपल स्पेस बने। अब जो यहां पर रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है ना, वेरिएबल मतलब कोई वेरिएबल जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। मैंने ये बोला कि जो एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। ये आपको क्वेश्चन में ऐसे मिल जाएगा कि x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। x क्या है, रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड। ये मतलब है इसका, कि मतलब वो जो रैंडम वेरिएबल है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा है वो। तो नंबर ऑफ हेड यहां पर देखो कितने हैं, या तो है एक भी नहीं है, देखो इसमें एक भी हेड नहीं है, या फिर एक हेड है, देखो इसमें और इसमें एक हेड है, ठीक है, या फिर 2 हेड हैं, इससे ज्यादा है। इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मैं। यहां पर उन्होंने बोला है कि x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड कितने हैं मुझे बता दो, या तो 0 है, या तो एक भी हेड नहीं होगा इस वाले में, देखो या तो एक हेड है या फिर 2 हेड हो सकते हैं, इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं बन सकती, ठीक है। तो जो रैंडम वेरिएबल वो ये कह रहा है ना कि x डिनोट्स रैंडम वेरिएबल, वो इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, ये x इक्वल टू ये है x, ठीक है ना। मतलब ये एक वैल्यू देता है, और वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको डिनोट करते हैं हम x से। तो ये रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है, ये लिखा है ना, वेरिएबल विच डिनोट्स ऑल द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम वेरिएबल है x, जिससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब ये px क्या होता है, px के बाद भाई इतना ही है, ये इससे ज्यादा नहीं पढ़ना भाई, सब इतना ही पढ़ना है बस। px है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएंगी ना, ये 0 का मतलब क्या है, ये 0 का मतलब ये है कि नो हेड, ये 1 का मतलब ये है कि 1 हेड, ये 2 का मतलब ये है कि 2 हेड। ये मतलब है, हमें सारी सिचुएशंस लेनी है ना, क्योंकि यहां पर बोला है कि जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सारी सिचुएशन लेनी है, या तो हो सकता है एक भी हेड ना हो, या एक हेड हो, या फिर दोनों हेड हो, इस सैंपल स्पेस के हिसाब से, ठीक है ना।
ये क्या होते हैं? ये सब आउटकम्स होते हैं कि क्या क्या आउटकम्स निकल के आए हैं। अगर 2 बार कॉइन टॉस किया। एक एग्जांपल और समझाऊंगा अभी, ठीक है, फिर चलेंगे आगे क्वेश्चंस पर सीधे, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ये px क्या होता है? ये इसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइंड करता है या डिनोट करता है। तो px यानी कि अगर मैंने ये बोला कि 0 के लिए, चलो इसके नीचे लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर एक भी हेड नहीं है तो ये ए की तो सिचुएशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ये एक है ना केस बस, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 हैं, तो 1/4 आ गया। क्लियर है? वन हेड यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। अब वो बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, यानी कि हम काट के कह सकते हैं 1/2। दो हेड एक बार आ रहा है, तो 1/4। ये आ गया आपका px, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज डिनोटेड बाय px। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये x क्या था? यही है रैंडम वेरिएबल। ये px क्या है? उस x की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इनका सम 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसका सम ऑलवेज 1 आएगा। इसका सम ऑलवेज 1 आएगा, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, कुछ ना एक्स्ट्रा लिखा है ना कम लिखा है। तो सिग्मा px का मतलब ये हो गया कि सम ऑफ, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ px, यानी कि जितने भी px निकल के आए हैं इनका सम हमेशा 1 आएगा। अगर 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ गलती करी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। आपको एक बात और पता होगी कि किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ये बेसिक बातें हैं, 9th-10th में ही पढ़ते हैं हम ये बातें, ठीक है ना। लेकिन मैंने 12th में भी आके आपको ये चीज रिवाइज करवा रहा हूं, बट ये है बहुत बेसिक बातें कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आती है हमेशा। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी बिल्कुल। ना नेगेटिव होती है प्रोबेबिलिटी, ना 1 से बड़ी हो सकती है। तभी देखो इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आया है। और चेक कर लो, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो भी निकली है ना, ये भी आप चेक कर लो, 0 और 1 के बीच में ही होगी। क्लियर है इतनी बात? माइनस में प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। आपको ये बातें याद रखनी है, बस इतना आपको पढ़ना है। ना आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है, ना आपसे कोई थ्योरी लिखने के लिए पूछी जा रही है। सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैंने समझा दिया कि रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी को ही हम बॉक्स में बना देना अगर, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है। ये देखो, ये बन गया बॉक्स में, तो ये ऐसे करके बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम अभी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। बट आपको समझाने के लिए बताया कि बस इसको ही एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो इसको बोल दिया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारी 9.1 एक्सरसाइज का पहला टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, यही हमें पढ़ना है 9.1 एक्सरसाइज में। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। ऐसे 9.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आने वाले, आएंगे आगे कंबाइंड होके आएंगे आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आगे के जो 2 टॉपिक है ना, इजी है, तो टेंशन नहीं लेनी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कमांड बना लो इसमें कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी आ जाए, असर्शन रीजन आ जाए, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए इसमें से, आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें 10 में से 10 मार्क्स चाहिए हैं। क्लियर है? अब बताओ, एक एग्जाम्पल और दूं या इससे काम चल जाएगा? अगर एक एग्जाम्पल और चाहिए है तो बताओ, वैसे तो मुझे लगता है काम बन जाएगा इससे। बाकी एग्जाम्पल अभी क्वेश्चंस बहुत करेंगे तो उसमें फिर मैं और डिटेल में समझा दूंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से इससे काम हो जाएगा खाली। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो डायरेक्ट आ जाएं क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 9.1 का पहला क्वेश्चन, आप इजीली देख सकते हो क्या है। अभी मैंने बताया था कि px का टोटल, सिग्मा px जो होगा वो हमेशा, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, आप स्मॉल एक्स से भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। सिग्मा px का टोटल हमेशा 1 होता है, इससे कम होता नहीं है। यहां पर वो कह रहा है a की वैल्यू निकालो, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब सिग्मा मतलब क्या होता है? सम ऑफ px। इन सबका सम करना है, a प्लस 4a प्लस 3a,
प्लस 7a प्लस 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a इक्वल टू में 1। इनको सबको ऐड करना है, a की वैल्यू निकालनी है, बस खत्म बात। 5 और 3 8 7 15, 15 और 8 23 और 10 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा आपका 39, 39 और 9 हो जाएगा आपका 48। फर्स्ट पार्ट का आंसर खत्म। मैंने आपको बताया ना बहुत इजी है, पहली 3 एक्सरसाइज बहुत इजी हैं, 3 से 4 एक्सरसाइज बहुत इजी हैं पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली, सारी वीडियोस फॉलो करो, सब समझ में आएगा। p x लेस देन 3 का मतलब क्या है, देखो इधर x, ये जो x है वो कह रहा है लेस देन 3 लेना है, यानी कि मुझे ये लेना है, मुझे ये वाला लेना है, मुझे ये वाला लेना है। क्या मुझे ये भी लेना है? नहीं, क्योंकि लेस देन 3 बोला है, तो मुझे ये नहीं लेना। मुझे क्या क्या लेना है? सिर्फ मुझे लेना है p0 प्लस p1 प्लस p2, यहां तक लेना है। p0 का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है मुझे, a प्लस 4a प्लस में 3a, तो 8a आ गया। यहां से क्या करना है, हमें a की वैल्यू निकाल देनी है जो हमने यहां से निकाली है, तो ये कितना आ गया 1/6। ये भी एक प्रोबेबिलिटी निकल के आई ना, तो देख लो, चेक भी कर सकते हो आप, इजीली चेक कर लो कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आ रही है, ठीक है ना। आंसर चेक करने की जरूरत है क्या हमें? चलो, अब मैं आपको ना देखो सारा लिख के नहीं दिखा रहा, क्योंकि देखो टाइम बहुत लग जाता है, फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। x की वैल्यू 4 और उससे बड़ी कह रहा है, 4 और उससे बड़ी में देख लो क्या क्या आ रहा है, 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a। हमें 4 और 4 से बड़े सारे लेने थे, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 के ले लिए, इनको टोटल कर दो, 18 और 6 24, 24 और 9 33a। बस यहां से वैल्यू पुट कर दो a की जो हमने निकाली है इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्या ये एक टेबल से कट जाएगा? हाँ, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से जब कटेगा तो वैसे तो आंसर देख लो यहीं छोड़ा हुआ है, आंसर यहीं छोड़ा हुआ है, वैसे आप 3 से इसको कट कर देना, 3 से ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है ना। आप इसमें नहीं दे रखा कट करके, कोई बात नहीं, बट आप जितना सॉल्व हो सकता है कर देना। 11 अपॉन 16 अब सॉल्व नहीं हो सकता, वो हो सकता था तो हमने कर दिया, ठीक है। अब यहां पर बोला है जो p है वो 0 से 5 के बीच में है। क्या यहाँ पर 0 के नीचे अंडरलाइन है या 5 के नीचे अंडरलाइन है? नहीं है, तो इसका मतलब 0 और 5 को इंक्लूड नहीं करना। 0 से बड़ा 5 से छोटा, 0 से बड़ा में 1 आएगा तो 4a ले लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 3a प्लस 7a प्लस में 8a, क्लियर है। 5 भी नहीं लेना हमें, तो 4 और 3 7 और 7 14, तो 14 और 8 22, तो 22 मल्टीप्लाई 1/48, 2 से कट कर देंगे 11 आ जाएगा, 2 से कट कर देंगे 24 आ जाएगा, 11 अपॉन 24 आ जाएगा, इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, ये आपका आंसर है। चेक भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी आपकी इजीली 0 और 1 के बीच में आ रही है। ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है जी, तो बहुत इजी हैं, बट स्टार्टिंग में आपको ये सब पढ़ना है, सीखना है। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था ना अभी, देखो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या बताया था मैंने, कि x ये रहा, इनका px ये रहा, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना के ऑलरेडी दिया हुआ है, आगे वाले क्वेश्चंस में हमें अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। क्लियर है जी इतनी बात? बोला है कि इफ इवेंट e x इज अ प्राइम नंबर, अब यहाँ पर कंडीशन दी है कि एक प्राइम नंबर है x, और x यहां पर बोला है कि लेस देन 4 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है E यूनियन F की। तो सबसे पहले हम E यूनियन F निकाल लेते हैं क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले E में क्या क्या आ सकता है, ये तो आपने 11th में पढ़ा होगा ना, बेसिक सेट्स चैप्टर में। x इज अ प्राइम नंबर का मतलब यह है कि प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर 2 है अपने, प्राइम नंबर 3 है, 5 है और 7 है, बस यही तो है प्राइम नंबर। f क्या है, f में बोला है कि x जो है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा इसका मतलब 1 2 3, इनका यूनियन निकालना है।
तो यूनियन क्या होता है, हमें पता है यूनियन में हम क्या करते हैं कि वो सारे नंबर लिख देते हैं, बस जो रिपीट नहीं हो रहा उनको हम एक ही बार लिखते हैं, मतलब जो रिपीट हो रहा है उनको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे रिपीटेशन अलाउड नहीं होती हैं। तो 1 2 3 5 और 7, इसका मतलब जो ई यूनियन एफ आया वो ये आया। इसका मतलब मुझे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करनी है तो मुझे क्या क्या लेना है, मुझे लेना है P1 P2 प्लस P3 प्लस P5 प्लस P7। ऐसे कॉलेज ना, वो सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका मेंटली, जो आपको क्वेश्चन समझने की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस इजी इजी तो फिर आप कर ही लोगे कि सिंपल वैल्यूज हैं उठा के पुट करनी है, बट ऐसे क्वेश्चंस आप सोचोगे ना, तो सोचने से आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा कि हाँ अच्छा ये ऐसे हो सकता है, बस तभी बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट आना शुरू होता है फिर। तो P1 की वैल्यू 0.15 है, P2 की 0.23 है, 0.12 है, तो P5 की कितनी है, 0.2 है, P7 की 0.07 है। इन सबको जब ऐड करेंगे ना, तो जो आंसर आपका निकल के आएगा ऐड करने के बाद, वो आएगा 0.77। ये आप कर सकते हो इजीली कैलकुलेशन, इसमें मुझे कोई आपको कैलकुलेशन सिखानी नहीं है, इसमें आपका यही आंसर आपको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बॉक्स में बनाऊं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि इसमें बॉक्स में नहीं बना, बट अगर मैं बॉक्स में बनाऊं तो वो ये कहता है कि अगर ये x है तो यहाँ पर ये px गिवन है हमें, यानी कि अगर ये x k है, सॉरी x हमें 0 है, 1 है, 2 है, तो यहां से वैल्यू k है, 2k है, 3k है। वही कहता है कि आगे 3 हो, 4 हो, 5 हो, आगे चलता रहे, इन सब पर वैल्यू 0 0 0 ही मिलने वाली है हमें, ये कह रहा है वो, अदरवाइज 0। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है कि इनका सम 1 के बराबर होता है। तो बस अब 0 0 को तो ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, ये आ जाएगा आपका 6k। तो यहां से इजीली k की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, जो आपकी k की वैल्यू यहां से आएगी, वो आ जाएगी आपकी 1/6। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी, 1/6 आ गई वैल्यू। आगे बोला है कि p, अब देखो ये इसमें वही बोला, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था आपका। सेकंड में क्या बोला है, px लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या है, अब मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर कि p0 और p1, चलो लिख देता हूँ यार, p0 p1, p2 नहीं लेना, x की वैल्यू 2 से छोटी है, इसका मतलब 0 और 1 ले रहे हैं हम। अगर 0 है तो 0 लो, नहीं तो 1 ही लेते फिर हम, 0 तो है इसमें, ठीक है ना। तो यहां से क्या क्या आ रहा है, k आ रहा है, और 1 पर 2k आ रहा है, तो ये आ गया आपका 3k। और यहां से आप वैल्यू पुट कर दो 3 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, इसको हम यहां कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/6, यानी कि ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, आगे क्या बोला है, p की वैल्यू x लेस देन 2, इसका मतलब यही है कि p की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, और यहां पर अब 2 इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। ये बातें आपको पता होती हैं, बस ये है कि मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं, बट ये सब बातें आप अच्छे से पढ़ के आते हो। 12th क्लास में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली बातें बच्चे को नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो 3 5 6 के, तो यहां से k की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1। अब p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया, p की वैल्यू अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 2 के बाद तो 2 तो इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि नीचे अंडरलाइन है। 3 भी आएगा, आगे भी आ सकता है, बट उन सबकी वैल्यू 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। अच्छा, 3 की वैल्यू भी 0 ही है, तो हमें सिर्फ 3 के लेना है, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो इसकी कोई मतलब नहीं है। तो 3 के इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई में 1/6, इसका मतलब आ गया 1/2 आंसर। ठीक है ना, देख लो आप ये क्वेश्चन को इजीली, इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, अब यहां से फोर्थ क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ठीक है, अभी हमने ऐसा समझा था एग्जांपल कि अगर 2 बार कॉइन को टॉस किया है तो उसके सैंपल स्पेस बन गई है।
ठीक है। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ऑफ एक्स द नंबर ऑफ हेड्स। जो एक्स है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे हम। या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना लो हॉरिजॉन्टल, या फिर वर्टिकल बना लो, आपकी मर्जी है। एक्स और पी एक्स, यानी कि या तो हो सकता है कि हेड एक भी ना आए, अगर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड को, तो हो सकता है हेड एक भी ना आए, हो सकता है एक आए या हो सकता है दो आ जाए। इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, क्योंकि कॉइन को दो बार टॉस किया है तो दो हेड से ज्यादा आ नहीं सकते हैं। इसकी जीरो की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, वन आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, यानी कि इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 आएगी। इजीली आप देख सकते हो, ये मैंने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में समझाया था। वो बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना दिया, इसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड में बोला है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल y इज डिफाइंड ऑन दिस सैंपल स्पेस एज द नंबर ऑफ टेल्स। अब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, यही सैंपल स्पेस है, बस वही कह रहा है कि इस बार जो y है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को। अब देखो मैं क्या जादू करने वाला हूं, अब मैं ये जादू करने वाला हूं कि मैं इसको उठाऊंगा और इसका बनाऊंगा क्लोन, और यहां से ये मैं एज इट इज यहां पर छाप दूंगा। आप कहोगे कि सर ये क्यों कर दिया आपने, ये क्यों कर दिया आपने? क्योंकि बेटा देखो, दोनों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही बनना है। कैसे बनना है? अगर वो y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को, इसका मतलब या तो हो सकता है कि एक भी बार टेल ना आए, या हो सकता है एक बार आए, या हो सकता है दो बार आए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही तो बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही तो निकलेगी इनकी, सेम टू सेम जैसे इसकी थी। क्लियर बात है? बस यही है इसमें, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ये सेकंड पार्ट का आंसर था। क्लियर है जी? फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ कि अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं एग्जांपल में समझाने वाला था, बट मैंने कहा कि चलो क्वेश्चन आएगा तो समझा देंगे। एक डाई को रोल किया है, तो एक डाई को रोल करने में आपको पता है सारे बच्चे लूडो और सांप सीढ़ी खेलते रहते हैं, तो डाई को रोल करने पर यही आता है। इफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द नंबर ऑन द अपर फेस। अच्छा, तो जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, या नंबर ऑन द अपर फेस। तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1/6 ही तो हो सकती है, मुझे बताओ। वन कितनी बार आ सकता है? मतलब यहां पर देखो ना, 6 आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1/6। ऐसे ही 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 नहीं होगी भाई साहब, गलती मत कर देना, 1/6 ही होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ऐसे 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ऐसे 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। अब आप चेक करो कि इसका सबका टोटल, क्या इसका सबका टोटल 1 आ रहा है? अगर 1 आ रहा है तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बना है बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल राइट बना है। ठीक है ना? इस तरीके से आपको बनाना है, आप चाहे वर्टिकल बना दो चाहे आप हॉरिजॉन्टल बना दो, आपकी मर्जी है। क्लियर है जी इतनी बात? चलें आगे। एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अब इन टाइप के क्वेश्चंस में ना कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हम, तो ये कॉम्बिनेशन का यूज आपको सीखना है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हो। बहुत भर भर के क्वेश्चंस करते हैं हम 11th क्लास में। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कि 12th की प्रोबेबिलिटी इजी है एज कंपेयर टू 11th की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 11th की प्रोबेबिलिटी में सारे वो टॉपिक्स हैं जो कोर मैथमेटिक्स के 12th में आते हैं। ठीक है ना? तो 11th की अप्लाइड मैथ्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी मतलब जो है वो डिफिकल्ट है, बल्कि 12th की इजी है। तो 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। तो अच्छे से प्रोबेबिलिटी पर कमांड बना लो कि आपको ये 10 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। एन अर्न, क्योंकि देखो ये 10 मार्क्स अकेला है, बट इसमें सिलेबस ज्यादा नहीं है प्रोबेबिलिटी का। कैलकुलस 15 मार्क्स में आता है, बट उसका सिलेबस बहुत वाइड है। एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? पहले टोटल बॉल्स कितनी हो गई?
8 हो गई, जिसमें से 5 हमारी व्हाइट है और 3 हमारी ब्लैक है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, अंडरलाइन करो मेन चीजों पर, 2 बॉल हमने ड्रॉ करी है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो एक बार बॉल निकाली है वो दोबारा नहीं डाली। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि निकालने के बाद दोबारा उसको डाल दिया, फिर उसमें से कोई रैंडमली बॉल हमने निकाली है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो एक बार बॉल निकाली उसको निकाल के साइड कर दिया, अब बॉक्स के अंदर दूसरी बार जब हमने डाला कुछ निकालने के लिए तो वो बॉल बाहर है, ठीक है ना। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब। एंड एक्स डिनोट किसको कर रहा है, हमें इससे मतलब होता है ना, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक्स डिनोट्स या एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है, फाइंड करना है। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी क्लियर है। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो बनाते हैं हम यहां पर, या तो हो सकता है व्हाइट बॉल, अच्छा हमें निकालनी कितनी है, 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है हमें। या तो हो सकता है कि एक भी व्हाइट बॉल ना आए, हमें निकालनी व्हाइट बॉल्स है, मतलब वो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स की बात कर रहा है, समझ में आ रही है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स की बात कर रहा है। 2 बॉल जो निकाल रहे हैं ना, या तो हो सकता है कि उसमें से एक भी व्हाइट बॉल ना आए, या हो सकता है कि एक व्हाइट बॉल निकल आए और एक ब्लैक बॉल आ जाए, या हो सकता है कि दोनों की दोनों हमारी क्या आ जाए, दोनों हमारी व्हाइट बॉल आ जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है ये समझो। अगर एक भी व्हाइट बॉल नहीं आई तो इसका मतलब दोनों ब्लैक आई होंगी। ब्लैक कितनी है, 3 है, तो 3 में से हमें चूज करना है 2, 3 में से 2 निकालनी है, तो क्योंकि वो दोनों ब्लैक बॉल ही आएंगी। तो व्हाइट से तो मतलब नहीं है ना हमें, यहां पर हम 5 तो लिख ही नहीं सकते, तो फिर हम व्हाइट में से ले रहे हैं। बट हमने यहां पर देखो क्या लिखा है कि 0 का मतलब ये है नो व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल नहीं है, कोई भी व्हाइट बॉल नहीं निकली, तो इसका मतलब ब्लैक ही निकली होंगी दोनों, ठीक है। तो ये तो हमने वो कह दिया कि ये कंडीशन है। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में। आपको नॉर्मल पता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये फेवरेबल हो गए, टोटल क्या है, टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, तो 8 में से टोटल कितनी बॉल्स निकली हैं, 2 ही तो निकली हैं, तो 8C2। इस तरीके से ये आपको कॉम्बिनेशन का प्रोसेस लगाना है, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन का आपका जो ये टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है बस। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इजीली कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं, आपको पता होगा, देख लो, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल अपॉन, हैबिट बनाओ इसको जल्दी कैलकुलेट करने की, आपको समझा रहा हूं तो इस वजह से टाइम लगा रहा हूं इसमें मैं बस, नहीं तो इतना टाइम इसमें लगाना है नहीं है वैसे। 8 माइनस 2 करेंगे 6 फैक्टोरियल, तो इसको आपको सॉल्व करना है। नॉर्मल आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन जो एनसीआर का फॉर्मूला हम पढ़ते थे, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये वाला हम फॉर्मूला पढ़ते थे कॉम्बिनेशन का, वही मैंने इसमें लगाया है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को खोलना आता होगा आपको सबको, ठीक है ना, बेसिक है ये बिल्कुल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये कट गया, यहां से बचा सिर्फ 3 अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 6 फैक्टोरियल, ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 आ गया, तो ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करके 28, तो यानी कि 3 अपॉन में 28 निकल के आया आपका, ठीक है ना। इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग, फिर इसी को एक बॉक्स में बंद कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो 3 अपॉन में 28, ठीक है। आगे 1 के लिए देखो, अब 1 के लिए समझो, यहां पर मुझे लग रहा है कि स्पेस की बहुत कमी हो सकती है, तो मैं 1 का यहां सॉल्व कर देता हूं, फिर 2 का अलग से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट आपको जल्दी जल्दी हैबिट बनानी है। 1 का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि एक व्हाइट बॉल निकल गई,
यहाँ पर क्या था, 0 का मतलब व्हाइट बॉल नहीं निकली, तो इसका मतलब दोनों ब्लैक निकली होंगी। इसका मतलब एक व्हाइट बॉल निकल गई, तो इसका मतलब हमने तो दो बॉल निकाली हैं। अगर एक व्हाइट निकल गई तो एक ब्लैक निकली होंगी। एक व्हाइट निकली है तो इसका मतलब 5 व्हाइट थी, तो उसमें से एक ले ली। मल्टीप्लाई, क्योंकि कंडीशन एक ही होती है। जब एक ही केस बन रहा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब केस डिफरेंट होते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है ना। 11th आपने नहीं पढ़ी, 11th आप अगर मेरे से पढ़ते तो आपको ये दिक्कत नहीं आती, बट कोई बात नहीं। ऐसे ही ब्लैक 3 है तो 3 में से एक सेलेक्ट कर लिया, टोटल वही नीचे 8C2। 5C1 की वैल्यू डायरेक्ट 5 होती है, याद कर लो, ये याद कर लो। ये यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ शॉर्टकट प्रॉपर्टीज। NC1 की वैल्यू n ही होती है, ठीक है ना। NC1 की वैल्यू n ही होती है। ऐसे ही NC0 हो, NC0 आए अगर, n यहां पर कुछ भी हो सकता है, NC0 अगर आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ऐसे ही NCN आ जाए अगर, जैसे मान लो 5C5 आ जाए, 4C4 आ जाए, अगर ये आ जाए तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, आपकी 1 हो जाती है। ये मेनली 3 प्रॉपर्टीज तो बड़ी काम की आती हैं, ये डायरेक्ट आपका टाइम बचाती हैं, टाइम बचाती हैं डायरेक्ट। 8C2 को हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था नीचे से सॉल्व करके, 28 आया था ना। तो बस एक बार निकाल लो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। 15/28 आ गया, ठीक है ना। तो 15/28 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से 3 वाले का निकाल लो, ये x3 का निकाल रहे हैं हम। अब सॉरी 2 वाले का निकाल रहे हैं ना ये। 1 के बाद 2 आएगा ना। 2 का मतलब ये है कि दोनों व्हाइट बॉल आ गई। अरे ब्लैक तो आई नहीं, तो व्हाइट से मतलब है बस 5C2 अपॉन में नीचे टोटल, बात खत्म। 5C2 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। नीचे 8C2 को अभी आपने सॉल्व किया था, 28 आया था। बार बार सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में भी, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करना। तो ये इसको जब करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल कट गया, 28 आ गया। 2 से ये कट गया तो ये आ गया आपका कितना, 10/28। 10/28 आ गया। तो ठीक है, हाँ इसको तो काट सकते हैं हम इजीली, तो कट कर देंगे। 5/14 जो कट हो सकता है उसको कर देंगे, ये नहीं हो सकता तो हमने नहीं करा, ठीक है ना। अब यहां पर बना देते हैं हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं सोचता हूँ कि इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहां पर हम बना देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस जो हमने वैल्यूज निकाली है ना, बस उनको बॉक्स में हम कैद कर देंगे, बॉक्स में हम बंद कर देंगे। 0 1 2 की क्या क्या वैल्यू आई है, 0 की 3/28, 15/28 और 5/14, बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे px जो है ना, इनका सम कर दो, 1 आना चाहिए, आएगा। नहीं आ रहा तो कुछ गलती है, चेक भी कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मुलेस लर्न कर लेना, 11th क्लास में भी पढ़ते हैं हम। ये कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मुलेस हैं, ये बहुत काम आते हैं, टाइम बचाते हैं। कि NC1 की वैल्यू n होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है। क्लियर है जी। चलें आगे, 7th क्वेश्चन पर आ जाओ, बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं है अब। Two cards are drawn simultaneously from a well-shuffled pack of 52 cards. दो कार्ड ही निकालने हैं, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 52 कार्ड्स में से फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ऑफ नंबर ऑफ जैक्स। तो यहाँ पर जो ये एक्स है ना, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ जैक्स को। 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है। अरे कार्ड्स तो सभी खेलते होंगे यार, जिसमें से 4 जैक्स होते हैं, ये भी सबको पता है। 4 जैक्स होते हैं तो 48 बच गए बाकी के। हमें जैक से मतलब है सिर्फ यहाँ पर। तो इसका मतलब यहां पर समझने वाली बात यह है, क्या समझने वाली बात है, कि हो सकता है कि एक भी जैक ना निकला हो। हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि हमें दो निकालने हैं जैक, तो हो सकता है एक भी ना निकला हो, या हो सकता है एक निकल गया हो, या हो सकता है कि दोनों आ गए हो जैक। कैसे सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को,
अगर यहां पर समझने वाली बात देखो, अगर एक भी जैक नहीं निकला, इसका मतलब जो भी कार्ड निकला होगा वो 48 में से निकला होगा, क्योंकि जैक तो ये 4 है ना, सारे हमने जैक अलग कर दिए। 48 में से कोई भी 2 कार्ड निकल गए होंगे, क्योंकि जैक तो नहीं निकला। एक्स जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ जैक्स को। अब यहां पर हमने बोला कि जैक तो निकला ही नहीं है, तो 48 और टोटल कितना आ जाएगा 52C2। टोटल तो करना ही है ना प्रोबेबिलिटी का। इसको सॉल्व करते हैं। 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 46 फैक्टोरियल, ऐसे ही 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 26। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है 24। ठीक है जी, और ये इससे कट गया। क्या क्या बच रहा है यहां से देखो, 24 मल्टीप्लाई 47 अपॉन नीचे से क्या बचा 26 मल्टीप्लाई 51। क्लियर है जी, इतना ही बचा है ना। हाँ जी, 2 से कट करो 12 बचा, 2 से कट करो 13 बचा, फिर 3 से कट करो 4 बचा, 3 से कट करो 17 बचा। तो यहां से तो आपका आया 4 मल्टीप्लाई 47 बाय 13 मल्टीप्लाई 17। फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और बस नीचे वाला तो फिर हमें सॉल्व करने की बार बार जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। नीचे वाला तो हम समझ लेंगे कि क्या आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 221, और ये आ जाएगा आपका 47 इंटू 4 करेंगे तो हम आ जाएगा आपका ये 188। क्लियर है ना। ये आप चाहे अलग अलग सॉल्व करके फिर एक बॉक्स में बंद कर देना इसको, ठीक है ना। चलो तो आगे चलें। अब कहता है कि एक जैक आ गया जी, 2 कार्ड निकालें उसमें से एक जैक आ गया। एक जैक तो हमने यहां पर अलग कर दिया था जैक, तो इसका मतलब वो हमें 4 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी का जो निकला वो 48 में से निकला होगा एक कार्ड और, क्योंकि एक तो जैक आ गया तो हमने 4C1 कर दिया। बाकी कार्ड तो 2 निकाले हैं ना, कार्ड तो 2 थे, देखो 2 कार्ड्स ड्रॉन, तो एक जैक आ गया, तो दूसरा दूसरा क्या आप कहोगे कि सर दूसरा भी तो जैक आ सकता है, बट नहीं, ये कंडीशन 1 वाली चल रही है अभी कि जैक एक ही आया है, तो दूसरा फिर कोई और आया होगा, तो 48C1 में से निकालेंगे, और टोटल नीचे 52C2। टोटल में हम क्या करते हैं, टोटल कार्ड उसमें से जितने हम निकाल रहे हैं, 2 ही तो निकाल रहे हैं हर बार, तो 52C2। 4C1 4 होता है, 48C1 48 होता है, मैंने आपको अभी शॉर्टकट लिखवाया था उसका। और 52C2 को हमने जब सॉल्व किया था तो ये 13 इंटू 17 बन रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखना कि ये 13 इंटू नहीं आया था, ये आया था आपका 26 इंटू 51। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कई बार, वो लास्ट में तो आना 2 to 1 ही है, ठीक है ना, बट 26 इंटू 51 करके आएगा। तो 3 से करेंगे 16 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिख देते 2 to 1 तो फिर ऊपर वाला कैसे सॉल्व होता। अब आ गया ना, आ गया। अब 2 का मतलब ये हो गया कि दोनों जैक आ गए, दोनों जैक आ गए, तो इसका मतलब 48 से हमें कोई मतलब नहीं है, अब 4C2 लेना पड़ेगा। तो 4C2 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 52C2 हमने अभी देखा था 26 इंटू 51 चल रहा था हमारा, तो ऐसे ही चलाएंगे हम, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 17, सॉरी 26 इंटू में 51। इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, ये आ जाएगा 13, इसको कट करेंगे 17 आ जाएगा, तो ऊपर से तो 1 बचा, और नीचे वही 13 मल्टीप्लाइड 17, हमें पता है 2 to 1 ही आ रहा है, तो निकल के आ गया। यहां पर बना दो एक बॉक्स, और बॉक्स में कर दो इनको सबको बंद। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केस स्टडी बन सकती है, इनसे कुछ भी हो सकता है, तो ये तो सीखना ही है। ये नहीं कहूंगा कि मैं ये एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी में तो रिस्क लेना ही नहीं है, सब कुछ करना है। 0 1 2 सब कुछ करना है, चाहे आए ना आए, बस करना सब कुछ है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। 2 to 1 आ गया, क्योंकि 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। अच्छा, ये हमारा
32/221 आ गया था ये भी, और ये कितना आया था 1 में, ठीक है ना। एडिशन करके देख लेना इनका, 1 ही आएगा सम हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 4 बैड ऑरेंजेस, अच्छा जी, आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विद 16 गुड ऑरेंजेस। तो 4 तो बैड थे और 16 हमारे गुड ऑरेंज है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 20 हो गए। तो 20 ऑरेंज हो गए टोटल। वही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। तो वही है कि x जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ बैड वाले को डिनोट कर रहा है, वो बैड ऑरेंजेस को। तो हमें यहां पर बैड ऑरेंजेस के बारे में बात करनी है। या तो हो सकता है कि हमने, अब हमारे मिक्स हो गए, जिसमें से 4 तो खराब हैं, 16 हमारे सही हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम सेम ही चल रहे हैं, बातें तो सेम ही चल रही सब में। तो हो सकता है कि हमने 2 ऑरेंज निकाले, हमने पहले निकाला तो वो भी हमारा जो है अच्छा वाला आ गया, बैड वाला नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पर बैड वाले की बात कर रहे हैं ना, तो बैड वाला नहीं आया। हो सकता है दूसरी बार में भी अच्छा वाला ही आ गया, बैड वाला नहीं आया, तो इसका मतलब बैड वाला तो 0 ही रहा, बैड ऑरेंज तो 0 ही रहा। फिर हो सकता है कि एक बैड आ गया हो और एक गुड आ गया हो, या हो सकता है कि दोनों के दोनों ही हमारे बैड आ गए हो। किस्मत खराब होगी ऐसी कि दोनों बार में हमारे बैड वाले, गंदे वाले ऑरेंज निकल के आ गए। 3 केस वही बनेंगे ना सेम, हर बार क्वेश्चंस में वही चल रहा है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालने का भी इजी तरीका है। अब जब मुझे पता है कि 4 मेरे बैड वाले हैं और मुझे पता है कि बैड वाले तो मेरे निकले ही नहीं है, ये नो बैड ऑरेंजेस है, मतलब एक भी बैड ऑरेंज नहीं आया, दोनों के दोनों गुड आ गए। तो दोनों के दोनों गुड आ गए, तो इसका मतलब 16C2 बनना चाहिए, कि गुड वाले तो 16 है, इसमें से 2 सेलेक्ट कर लिए और टोटल में 20C2। इसको सॉल्व कर देंगे, 16 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करो तो 16 इंटू 15 अपॉन 2 और यहां से 20 इंटू 19 अपॉन में 2। क्लियर है जी इतनी बात। इसको कट करेंगे तो 8 आएगा, यह आ जाएगा 120, और जब इसको कट करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 190। तो याद रखना नीचे वाले का 190 आ रहा है, जो कि हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 90। वन वन बेड आ गया, इसमें क्या था, एक भी बेड नहीं था, दोनों गुड वाले ले लिए, इसमें एक बेड आ गया ऑरेंजेस और एक गुड आया है, तो इसका मतलब एक बेड आ गया, तो इसका मतलब 4C1 इंटू में, क्योंकि एक ही केस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एक गुड वाला आ गया, तो एक गुड वाला ऑरेंज ले लिया हमने, और नीचे टोटल। अब हमें पता है कि 4C1 4 होता है, 16C1 16 होता है, नीचे कितना आया था 10 मल्टीप्लाई 19, तो 64/190, यानी कि 32/95। ऐसे ही 2 का मतलब यहां पर क्या है, 2 जो है x2 है ना, इसका मतलब x नंबर ऑफ बेड ऑरेंज को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब दोनों बेड आ गए, अब गुड वाले है ही नहीं, दोनों बेड आ गए, तो 4C2, क्योंकि 4 बेड वाले थे, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, 2C2। तो 4C2 को हमने अभी किया था, 6 आया था, बार बार नहीं कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं। 4C2 को हमने सॉल्व किया था, 6 आया था, 20C2 को सॉल्व करके हमारा ये आया था, तो इसका मतलब 3 अपॉन में 95 बन गई आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आपको बनाना है बॉक्स, और उसमें फिर वही है कि वैल्यूज को डाल दो, बस इतना काम तो आप कर लोगे ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से ये बॉक्स बनाने वाला काम नहीं करूंगा, ये आप इतना काम तो कर ही लोगे, ठीक है ना। तो 12 अपॉन में 19, 32 अपॉन में 95 और 3 अपॉन में 95, सिर्फ ये वैल्यूज डाल के पुट तो करनी है उसमें, इतना काम तो कर लोगे यार। चलें आगे, 9th क्वेश्चन पर आ जाओ। 3 balls are drawn 1 by 1, 3 बॉल निकालिए इस बार 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि मतलब हमने रिप्लेसमेंट में मतलब दोबारा नहीं डाली वो वाली बॉल निकालने के बाद। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल, 5 तो व्हाइट बॉल है
और 4 रेड बॉल हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। हमें मेन बातें क्या नोट करनी होती है कि जो x है वो किसको डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल बॉल्स हो जाएंगी 9, ठीक है ना। हमें 3 बॉल निकालनी है, 3 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है। ये जो 3-4 बातें हैं ना, बस ये नोट करने वाली है कि बॉल कितनी बार निकाली हमने? 3 बार बॉल्स निकाली हैं। और जो x है वो डिनोट कर रहा है व्हाइट बॉल्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि पहली बार में व्हाइट बॉल ना आई हो, या हो सकता है कि एक आ गई हो, या हो सकता है कि 2 आ गई हो, या हो सकता है कि तीनों आ गई हो। इससे ज्यादा सिचुएशन थोड़ी बनेगी। अरे हमने 3 बार बॉल निकाली है, मान लो तीनों बार में व्हाइट नहीं आई, या मान लो 3 में से एक बार व्हाइट आ गई, 2 बार ब्लैक आ गई, या रेड आ गई, जो भी बोला है। और 2 लिखा है, इसका मतलब 2 बार व्हाइट आ गई, 1 बार रेड आ गई, या हो सकता है तीनों बार व्हाइट आ जाए। फिर तो तीनों बार व्हाइट आ गई तो फिर तो रेड आएगी ही नहीं, ठीक है ना। चलो, तो इसमें वही कह रहा है कि व्हाइट बॉल नहीं आई, तो व्हाइट बॉल नहीं आई तो इसका मतलब तीनों की तीनों रेड रेड आई होंगी। बॉल तो हमें 3 निकालनी है, वो कह रहा है कि व्हाइट बॉल नहीं आई, तो इसका मतलब तीनों रेड ही तो आई होंगी। तो रेड कितनी है? 4 है, तो 4 में से 3 निकाल लो, 4C3 चूज कर लो। टोटल में क्या होगा? टोटल 9 है, और C3 क्योंकि निकाली तो हमने 3 है ना टोटल में से भी। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ही सॉल्व करो। यहां से तो 4 बचेगा बस, नीचे से बचेगा आपका 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2, 4। तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन में ये कितना आ गया आपका? 84। तो ये तो अभी कट जाएगा। और नाइन्थ का नाइन्थ का क्या है? नाइन्थ का कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल किया तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो गया, तो 4 बचा। यहाँ से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल ये कट हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, समझ लेना आप। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 6 2, 3 इंटू 2, तो 2 से इसको कट किया 4 आ गया, 3 से इसको कट किया 3 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इसको कट कर देंगे, 1/21 आ जाए, ठीक है। यही तो आ रहा है हमारा, बढ़िया। अब यहां से ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 1 का केस कैसे बनेगा बताओ? 1 व्हाइट बॉल आई है, तो 1 व्हाइट बॉल आई है तो इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा पहले 5C1 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट बॉल एक आ गई है। अब क्योंकि बॉल तो हमने 3 निकाली है, एक व्हाइट आ गई, तो 2 क्या आएगी? रेड बॉल, क्योंकि व्हाइट तो एक ही आई है, तो 2 रेड बॉल आई होंगी। फिर टोटल 9C3। 5C1 हमें पता है 5 होता है, 4C2 हमने कई बार निकाला है 6 होता है। 9C3 को अलग से सॉल्व करने की बार बार जरूरत नहीं है, हमने पता है 84 निकाला है। तो यहां से सॉल्व करो, इसको इससे कट कर दो, कितना आ जाएगा? ये 6 से 6 वन जा 6 और 24 13 आ जाएगा शायद, या 14, सॉरी 14 आ जाएगा। 5/14 आ रहा है इसका, ठीक है। अब 2 का केस बनाते हैं, आ जाओ 2 का केस बनाते हैं। 2 का केस 2 व्हाइट आ गई, अच्छा, तो 2 व्हाइट आ गई तो इसका मतलब ये लो 5C2 आ गया। 5 व्हाइट में से 2 व्हाइट आ गई। अब क्योंकि बॉल तो 3 निकाली है, तो फिर एक रेड आई होगी, अपॉन में 9C3। 5C2 कितना हो जाएगा आपका? अलग से निकाल लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 अपॉन में 2, यानी कि 10। 10 4C1 होता है 4, 9C3 84 हो जाएगा।
तो इसको कट करेंगे तो ये 14 ही आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5/7। ठीक है ना, 5/7 आ गया ये। इसको 4 से नहीं, सॉरी, जल्दबाजी में कैलकुलेशन कर देते हैं हम भी, बट 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4×2 = 21 आएगा ये तो, है ना, 21 आएगा, अभी तो किया था हमने वहां पर। ठीक है, 10/21 आ रहा है। ठीक है, 3 वाला कहाँ सॉल्व करें? 3 वाला यहाँ सॉल्व कर देते हैं कि अगर x 3 आया तो px कितना आ जाएगा? तीनों के तीनों व्हाइट बॉल आ गई। अच्छा जी, लो 5C3, तीनों व्हाइट बॉल आ गई तो बात खत्म, रेड का तो मतलब ही नहीं है अब। 5C3 भी हमारा 10 ही आएगा, निकाल के देख लेना आप। 9C3 84 आया था, तो इसका मतलब 5/42, 5/42। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये काम आप कर लेना, बॉक्स में बंद ही तो करनी है वैल्यूज, बस मुझे आपको ये मेन काम है समझने वाला, जो कि हम ये 11th में करके आते हैं, बट क्योंकि बच्चे भूल गए होंगे, बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी सही से 11th, दिक्कत आएगी अब बच्चों को थोड़ी बहुत, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपको जितना हो सके उतना समझाएं। अ बॉक्स कंटेन्स 12 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। टोटल जो है वो 12 बल्ब्स हैं, जिसमें से 3 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव हैं, और बाकी के जो 9 बच गए वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। ये तो बात समझ में आती है ना, क्वेश्चन पढ़ के इतनी तो बात समझ में आती है कि देखो नॉर्मल 12 बल्ब्स हैं, 12 में से 3 तो डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब 9 ठीक होंगे, घर पे लगवा लेना। ठीक है, चलो, तो अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें भी वही है, 3 बल्ब सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, एक्स जो है वो किसको डिनोट कर रहा है जी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को डिनोट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है जी, बना देते हैं, क्या दिक्कत है। एक्स डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को, तो उसका मतलब एक्स या तो 0 या तो 1 या तो 2 और 3 को इधर हम सॉल्व कर लेंगे अभी। ठीक है ना, 3 को हम अभी यहां से सॉल्व कर लेंगे, इधर लिख देता हूं 3 का। क्लियर है जी इतनी बात? तो बता दो नहीं क्लियर तो, ये भी वही सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 3 बल्ब सेलेक्ट करे हैं, हो सकता है कि एक भी खराब ना निकले, हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो, या हो सकता है कि एक खराब हो जाए, या हो सकता है कि दोनों खराब आ जाए, एक सही आ जाए, या हो सकता है तीनों खराब आ जाए। ठीक है ना, तो तीनों खराब आ गई तो उसके बाद से उस दुकान से जाके बल्ब मत लेना फिर। क्लियर है जी? तो 0, इसका मतलब एक भी खराब नहीं आई। हम सर खराब वाले की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को, तो डिफेक्टिव वाले की बात करेंगे ना, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब सारे ठीक हैं। तो 9 में से जो 3 बल्ब हमने निकाले, यानी कि जो हमने 3 बल्ब निकाले वो सारे सही हैं, तो इसका मतलब 9C3 करेंगे ना, क्योंकि 9 वाले जो हैं वो सारे नॉन डिफेक्टिव हैं। टोटल में क्या आ जाएगा जी, टोटल में जो टोटल है वो आ जाएंगे 12C3। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व ऐसे करो कि डिनोमिनेटर अलग रहे आपका, क्योंकि वो फिर आपको बार बार यूज में चाहिए होता है डिनोमिनेटर। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो गया, इससे ये कट करेंगे 3 आ जाएगा, इससे ये कट करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 12 3 जा मतलब 12 3 जा कह रहा हूँ, सॉरी, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 आ जाएगा, ऊपर से तो 84 आ गया, नीचे से क्या हो रहा है सॉल्व होके, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कट गया, इससे कटा 4 आया, इससे कटा 5 आया, तो यहां से देखेंगे हम तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4 मल्टीप्लाई 55। तो ये हम याद रखेंगे कि ये 4 मल्टीप्लाई 55 बन रहा है नीचे, हम डिनोमिनेटर में ये यूज करेंगे बार बार। ठीक है ना, क्लियर है? यहां तो हम पूरा सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 21 अपॉन में 55।
क्या हमारा ये आ रहा था 21 अपॉन में 55 10th का, ठीक है। यहाँ पर 84 अपॉन में 220 आ रहा है, कोई बात नहीं, इन्होंने कट नहीं किया, इन्होंने जो ये 84 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 55 है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका यही आने वाला है। तो इन्होंने इसको कट नहीं किया, बट हमें तो कट करना है, हम तो कट करेंगे, ठीक है ना, जितना हो सकता है हम करेंगे। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी क्लियर है। चलें आगे। अब बताओ वन का क्या सीन है। वन का ये सीन है कि एक डिफेक्टिव बल्ब हो गया। अच्छा, एक डिफेक्टिव आ गया, तो डिफेक्टिव वाले तो 3 थे, तो 3 में से हमें एक निकालना है, बाकी के, क्योंकि हमने तो निकाले तो 3 है, तो एक तो डिफेक्टिव हो गया, तो बाकी के 2 सही आ गए होंगे, तो वो 9 में से निकालेंगे। समझ गए होंगे आप ये वाली बातें, ठीक है ना। तो मैं कितनी इजी इजी सी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप समझ चुके हो मुझे पता है, ठीक है ना। बच्चे होशियार हैं, समझ जाते हैं, बस उनको समझने की एक बात होती है। तो 9 अपॉन को सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे देखो 12c3 ही बन रहा है, उसको हमने 4 अपॉन में 55 लिखा है, तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं है। 9 इंटू 8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 4। क्लियर है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 27 अपॉन में 55। तो 27 अपॉन में 55 आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इन्होंने भी वैसे ही है कि सॉल्व नहीं किया हुआ पूरा, ठीक है। 12 को सॉल्व करें क्या? 2 वाले को सॉल्व करें? हाँ जी। 2 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? अब 2 डिफेक्टिव आ गए, तो इसका मतलब 3 में से हमने 2 ले लिए, मतलब 3c2 इंटू 9c1 अपॉन में 12c3। समझ गए होंगे आप ये वाली बातें। अब 3c2 का मतलब 3 ही आ जाएगा आपका, चेक कर लेना आप निकाल के। 9c1 का मतलब 9 होता है, और इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 55, जो कि हम सॉल्व कर ही रहे हैं। तो ये आ गया आपका 27 अपॉन में 220। अब ये एक टेबल से कट होगा नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, 27 अपॉन में 220। क्लियर है? 3 वाले का सॉल्व कर लेते हैं। 3 वाले को देखते हैं। 3 वाले में क्या बोला? तीनों डिफेक्टिव आ गए, तो इसका मतलब 3c3 अपॉन में 9c3, सॉरी 12c3, टोटल तो 12 थे ना, तो 12c3, तो 3c3। अब देखो 3c3 मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया हुआ है, इसका 1 आता है, और नीचे 4 मल्टीप्लाई 55 है, तो इसका मतलब 1 अपॉन में 220 हो गया। एक बॉक्स में बंद कर देना, कहानी खत्म, हो गया सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम बस, और खत्म ये वाली एक्सरसाइज। क्लियर है जी? अब यहाँ पर भी देखो सेम ही चल रही है बातें। मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ये होमवर्क के लिए दे दूं? 4 बैड एग्स आर मिक्सड विद 10 गुड, यानी कि 4 बैड हैं और 10 गुड हैं, तो इसका मतलब टोटल हो गया हमारा 14। 3 एग हमने ड्रॉ करे हैं, ठीक है ना, सेलेक्ट करे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बेड एग्स को। अभी हमने यहाँ पर बल्ब वाला क्वेश्चन किया था ना, बल्ब वाले से पहले ये ऑरेंज वाला क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये वाला बेड ऑरेंज और 16 गुड ऑरेंज। यहाँ पर बस खाली 0 1 2 तक था। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 0 1 2 3 तक है। एज इट इज करो आप। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, मैंने सारे करवा दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये आप कर लोगे, और ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बढ़िया से मजा आया है? अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ने में और मजा आएगा आगे आने वाले में, इजी लग रहा होगा आपको। मैंने आराम से एक्सप्लेन किया है, आज पहली क्लास थी हमारी प्रोबेबिलिटी की। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देंगे बढ़िया तरीके से, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। टेंशन मत लो प्री बोर्ड की, प्री बोर्ड से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है कि कैसे कैसे वीडियोस आगे हम डालेंगे, और मैंने देख लिया कि हाँ हमारा प्री बोर्ड से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे के चैप्टर्स ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, हो जाएंगे। बस एक कैलकुलस का पार्ट था जो कि
ज़्यादा भी था और डिफ़िकल्ट भी था, तो वो हमने कर लिया। वो हमारी बिग अचीवमेंट है। आपने हमारे साथ वो कर लिया। आगे के चैप्टर्स भी ईज़िली हो जाएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, फैला दो चैनल को, ठीक है ना? मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा रिस्पॉन्स आपका अच्छा आ जाता है, तो हमें थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है, मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने की। ठीक है जी? मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में, वो भी ईज़ी है, ज़रूर देखना। ठीक है जी? चलो तो मिलेंगे। गुड लक, टेक केयर, बाय-बाय।